अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टाइम सीरीज का बहुत ही अहम टॉपिक है। और ये बहुत अहम मेथडोलॉजी है जो टाइम सीरीज में मॉडल बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं। दैट इज बॉक्स एंड जेनकिंस मेथडोलॉजी। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स एंड जेनकिंस मेथडोलॉजी है ये टाइम सीरीज में कुछ स्टेप्स पर इंहिसार करती है। इनमें से पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, then estimation, diagnostic checking and model use and forecast। बेसिकली इस तरह से है कि आप इससे पहले चूंकि मैथमेटिकल फॉर्म्स देख चुके हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की भी, मूविंग एवरेज मॉडल की भी और ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल की भी। तो जब हम आर्मा या अरीबा मॉडल्स की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी फिटिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले जो चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि इस मॉडल का ऑर्डर क्या होगा। जैसे आपको पता है कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑर्डर पी का होता है। मूविंग एवरेज मॉडल के लिए हमने क्यू की टर्म यूज की, ऑर्डर क्यू का होता है, जिसमें हमने फिर ऑर्डर वन के लिए भी ने देखा था, राइट। वो आपको समझाने की कोशिश की थी। तो किस ऑर्डर का मॉडल होगा डाटा के लिए, एक स्पेसिफिक डाटा जब आपके पास अवेलेबल हो तो स्पेसिफिक डाटा के लिए किस ऑर्डर का मॉडल फिट होगा, या इसे किस ऑर्डर का होना चाहिए कि हमारे फोरकास्ट, जाहिर है जो एक्चुअली ये अल्टीमेटली पर्पस है हमारा वो ये है कि हमने फोरकास्टिंग करनी है मॉडल यूज करके। तो वो किस ऑर्डर का मॉडल होना चाहिए जो हमारे अच्छे फोरकास्ट हमें दे सके। तो इस ऑर्डर को डिसाइड करना कि कितनी ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स आएंगी अगर सिर्फ ऑटो रिग्रेसिव टर्म है, ये कितनी मूविंग एवरेज टर्म्स आएंगी अगर सिर्फ मूविंग एवरेज टर्म्स आएंगी, और ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल है यानी आर्मा मॉडल है तो दोनों की कितनी टर्म्स आएंगी। इससे डिसाइड करने को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जहां मैं आपको सिर्फ इसकी समरी दे रहा हूँ, जाहिर है इसे हमने हर स्टेप को अलग अलग डिटेल से देखना है। देन एस्टिमेशन, जब आप ये डिसाइड कर चुके कि इस ऑर्डर का मॉडल होगा, ऑटो रिग्रेसिव की जो टर्म्स है वो इतनी टर्म्स होंगी, और मूविंग एवरेज टर्म्स की इतनी टर्म्स होंगी मूविंग एवरेज प्रोसेस से। तो जब हम ये डिसाइड कर चुके हैं ऑर्डर, तो उसके बाद जो अहम बात है वो ये कि इन इस ऑर्डर में जो पैरामीटर्स एस्टिमेट होने हैं उनकी एस्टिमेशन किस तरह से की जाए, उसके मेथड्स हम देखेंगे। उससे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम एक डेटा लेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एस्टिमेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करेंगे, यानी आर लैंग्वेज के थ्रू भी करेंगे। तो जब हम एक मॉडल फिट कर चुके हैं, उसके पैरामीटर की एस्टिमेशन कर चुके होंगे, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा डायग्नोस्टिक चेकिंग। ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपको ये डायग्नोस्टिक चेकिंग इस तरह से भी समझ आ सकती है कि हम ये काम रिग्रेशन में बहुत ज्यादा करते हैं। रिग्रेशन में हम डायग्नोस्टिक चेक्स हमेशा लगाते हैं। आपको याद हो जब हम रिग्रेशन मॉडल लगाते हैं, बेसिकली ये भी रिग्रेशन मॉडलिंग ही है, जिसमें हम रिग्रेस कर रहे होते हैं ओरिजिनल वैल्यूज को उसकी पास्ट वैल्यूज पर या एरर टर्म्स पर उसकी पास्ट वैल्यूज पर। आपको मैं ये मॉडल दिखा चुका हूँ। तो जिस तरह हम रिग्रेशन में करते हैं, जैसे हम आर स्क्वायर को टेस्ट करते हैं, ऑटो कोरिलेशन को वहां टेस्ट कर रहे होते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ द रेसिडुअल्स को चेक कर, उसी तरह के डायग्नोस्टिक चेक्स हम यहाँ भी पढ़ेंगे। एक मॉडल को फिट करने के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अजम्पशंस को उसे फुलफिल करना चाहिए, उसकी चेकिंग हम डायग्नोस्टिक चेकिंग करते हैं। And once we will finalize the model after having the first three steps, the fourth step will be the use of the model, that is actually the forecast। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये चार स्टेप्स है जो बॉक्स एंड जेंकिंस मेथोडोलॉजी में फॉलो किए जाते हैं, और इन ये स्टेप्स को हम आगे चलकर डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन पहले स्टेप यानी आइडेंटिफिकेशन पर जाने से पहले भी कुछ डिस्कशन है जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। एक मतलब इन्हीं स्टेप्स को मैंने फ्लो चार्ट में आपके सामने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंटेटिव आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन भी कहा कि एक अंदाजा ले लेंगे कि यार किस ऑर्डर का मॉडल होगा। याद रखिएगा कि स्टेप में जो हम अंदाजा ले रहे हैं कि किस ऑर्डर का, ऑर्डर पी ऑर्डर रिग्रेसिव टर्म्स कितनी होंगी, मूविंग एवरेज टर्म्स कितनी होंगी, ये जो हम एक टेंटेटिवली डिसाइड करेंगे कि ये ऑर्डर होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमारा फाइनल ऑर्डर जो यहाँ से हम डिसाइड या आइडेंटिफाई करके जाएंगे उसी ऑर्डर का होगा, ये जरूरी नहीं है। मे बी हम यहाँ डिसाइड करें कि ऑटो रिग्रेसिव की टर्म्स 3 आएंगी और मूविंग एवरेज की टर्म्स 2 आएंगी, और आगे चलकर जब हम फाइनल डायग्नोस्टिक चेकिंग के बाद मॉडल को फाइनलाइज कर रहे हो तो ऐसा ना हो, बल्कि इसके अलावा। सो लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन है हमें अच्छा आइडिया दे देती है कि हमारा ऑर्डर हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, हमें मॉडल को किस तरह से चेक करना चाहिए, किस तरह से बिल्ड करना चाहिए।
और अक्सर ये जो गाइडेंस हमें आइडेंटिफिकेशन की यहाँ से मिलती है उसी तरह का करीब करीब मॉडल बनता है। देन एस्टिमेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद, जैसे भी मैंने आपको स्टेप 2 पे भी बताया, यहाँ से एस्टिमेट करने के बाद डायग्नोस्टिक चेकिंग होगी। मॉडल के डायग्नोस्टिक चेकिंग करने के बाद अगर मॉडल को हम कहते हैं कि ये मॉडल ठीक है, यानी सारे डायग्नोस्टिक चेक्स को मीट कर रहा है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो हम कहेंगे ओके यस, फिर हम इस मॉडल को फोरकास्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मॉडल डायग्नोस्टिक चेकिंग को फुलफिल नहीं कर रहा, सारे डायग्नोस्टिक्स मीट नहीं हो रहे, तो हम दोबारा से पहले स्टेप पर आ जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन से दोबारा मॉडल को रीबिल्ड करेंगे, दोबारा एस्टिमेट करेंगे, दोबारा डायग्नोस्टिक करेंगे। हम कोशिश करेंगे कैसे मॉडल तक पहुंच सके जो फोरकास्टिंग में यूजफुल रहे और सारे डायग्नोस्टिक्स को मीट करे। इस बात को करते हुए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो कि स्टेशनरी टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये बात पता होना चाहिए कि बॉक्स जेंकिंस टेक्निक यानी अरीमा मॉडल्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिनका एनालिसिस आप सीखने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टाइम सीरीज स्टेशनरी हो, वरना ये मेथोडोलॉजी एप्लीकेबल नहीं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बॉक्स जेंकिंस मेथोडोलॉजी से हम अरीमा मॉडल्स भी कहते हैं, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, जिनके भी मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए। ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है कि जो डेटा, जो टाइम सीरीज हम यूज कर रहे हैं वो स्टेशनरी। इसके बारे में मैं आपको इससे पहले मॉड्यूल्स में बता चुका हूँ कि स्टेशनरी टाइम सीरीज ऐसी टाइम सीरीज होती है जिसमें मीन भी स्टेबल हो और उसका वेरिएंस भी स्टेबल हो। जो आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि अगर आप देखें तो इसमें कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है, कोई इस तरह का फैक्टर नहीं नजर आ रहा अपीयरेंटली जो इसको नॉन स्टेशनरी बना रहा हो। तो सीरीज जो है वो स्टेशनरी होनी चाहिए, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम ये डिस्कशन पहले कर चुके हुए हैं कि सबसे पहला चेक जो हम करते हैं टाइम सीरीज को, वो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिस तरह के ग्राफ आपको नजर आ रहा है, जिसमें हम ऑब्जर्व करने की ऑब्जर्वेशनल बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि टाइम सीरीज स्टेशनरी है। इसमें बहुत अहम चीज होती है ट्रेंड, क्योंकि यूजुअली टाइम सीरीज में ट्रेंड मौजूद होता है, तो हम ये गौर करते हैं कि इसमें ट्रेंड, अगर ट्रेंड मौजूद होता है तो हम जाहिर है उसको स्टेशनरी टाइम सीरीज नहीं कहते हैं। तो जब हम उसे एक मतलब ऑब्जर्व कर चुके होते हैं और कोई आइडिया ले चुके होते हैं कि टाइम सीरीज की किस तरह से है, तो हम उसके बाद इसको फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टेशनरिटी। उसके लिए हम ऑटो कोरिलेशन के ग्राफ भी बना सकते हैं। ये इस वक्त आपके सामने एक ऑटो कोरिलेशन का ग्राफ है। अगर आप टाइम सीरीज का ऑटो कोरिलेशन का ग्राफ बनाएं, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं कि आप इसे सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं, ऑटो कोरिलेशन का अगर आप ग्राफ बनाएं तो अगर वो इस तरह से कट्स ऑफ हो रहा हो, यानी उसके बार्स ऑटो कोरिलेशन ये लेग 1 पर 2 पर 3 पर इस तरह से कट्स ऑफ हो रहे हो, यही नीचे की तरफ आ रहे हैं और क्वाइट क्विकली आ रहे हैं, तो आप ज़हन में रखिए कि ऑटो कोरिलेशन का जो इस तरह का ग्राफ है, ओके, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का जो इस तरह का ग्राफ है, ये स्टेशनरिटी इंडिकेट कर रहा है। यानी ACF अगर आप क्विकली वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, कट्स ऑफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये टाइम सीरीज स्टेशनरी। ये अगेन ये एक डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिस तरह आपने पहले ग्राफ देखा वो भी एक डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसी तरह अगर आपका जो ग्राफ ऑटो कोरिलेशन का आया है वो कुछ इस तरह का जो आपको नजर आ रहा है ना, डाइज डाउन, यानी अब ये जो स्लोली ऑटो कोरिलेशन नीचे की तरफ आ रहे हैं, पहले क्विकली डिके था, बिल्कुल क्विकली कट्स ऑफ हो रहा है, और यहाँ बहुत स्लोली कट्स ऑफ है, बहुत स्लोली डाइज डाउन। अगर इस तरह की सूरत हाल आपको इसी भी नजर आती है, तो इसका मतलब है कि नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज। अगेन डिस्क्रिप्टिव मेथड है, यानी ग्राफ से पहले आप आइडिया, मैंने आपको बताया टाइम सीरीज ग्राफ हो सकता है जिससे आप आइडिया ले सकते हो, और उसके बाद ACF ग्राफ हो सकता है जिससे आप स्टेशनरिटी के मतलब आइडिया ले सकते हो। ये हमने सबसे पहले चेक करना है, आइडेंटिफिकेशन से भी पहले ये काम करना है कि हमारे पास जो सीरीज है क्या वो स्टेशनरी है भी कि नहीं। अगर वो स्टेशनरी नहीं है देन वी कांट गो फॉर द अरीमा। We need a stationary time series, or otherwise we have to convert a non-stationary time series into a stationary time series so that we can apply the box
Box-Jenkins methodology, and we have different sort of methodologies, different sort of techniques that we can use to make a non-stationary time series a stationary time series. इसे हम आगे चलकर अभी पढ़ने वाले। So हमें आइडेंटिफिकेशन, ये जो पहला स्टेप है, उस पर भी जाने से पहले सबसे पहले जब आपके पास सामने एक डेटा सेट हो तो आपने जो पहली चीज उसकी टेस्ट करनी है, जो चेक करनी है, उसका ग्राफ है, और उसके बाद आप ACF के ग्राफ भी बना सकते हैं, जिससे आप ये आइडिया ले सकते हैं कि टाइम सीरीज स्टेशनरी है या टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं है। एंड फाइनली आप टाइम सीरीज की जो स्टेशनरी का टेस्ट है वो भी लगा सकते हैं। ये आप टेस्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। This is the augmented Dickey-Fuller test, that is a test to evaluate, to check the stationarity of a time series. So this is an objective method. I mean, how this method is guiding you is actually the behavior of the time series. जब आप इसको टेस्ट कर रहे हैं इस मेथड के, और ये आपको कहता है कि टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड पर नहीं जाएंगे, आप इस मेथड पर बिलीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेथड। और मोस्टली ये सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के, जो डिस्क्रिप्टिव इंडिकेट कर रहा होता है वही आपको यहाँ पर ऑगमेंटेड डिकी-फुलर टेस्ट भी इंडिकेट कर रहा होता है। सो आर में जब आप इसे, आर लैंग्वेज में जब आप डिकी-फुलर टेस्ट लगाना चाहते हैं किसी भी सीरीज पर, सपोज मेरे पास एक सीरीज है बार्ले के नाम से, मैं उस पर ADF टेस्ट इस कमांड के थ्रू लगाऊंगा, ADF.test। इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा, मुझे डिकी-फुलर स्टैटिस्टिक की वैल्यू, लॉग ऑर्डर टी वैल्यू नजर आएगी, और नीचे ये लिखा हुआ नजर आएगा। इससे ये आइडिया होगा आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेशनरी, यानी इसका जो नल हाइपोथेसिस है ना, वो ये है, द टाइम सीरीज इज नॉट स्टेशनरी। अगर p वैल्यू 0.05 से कम है, यहाँ पर तो 0.4892 है, अगर 0.05 से कम है तो ये 5% पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। और नल हाइपोथेसिस क्या है? द टाइम सीरीज इज नॉट स्टेशनरी, रिजेक्ट हो जाएगा, और टाइम सीरीज, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि टाइम सीरीज इज स्टेशनरी। ओके, तो यहाँ पर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, जिसका मतलब है कि टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं है। ये हमें डिकी-फुलर टेस्ट गाइड कर रहा है। तो जब आप इस नतीजे पर पहुंच चुके हो कि टाइम सीरीज स्टेशनरी है, तो फिर तो आप बॉक्स-जेंकिंस मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए इस टेस्ट के थ्रू या ऑब्जेक्टिव मेथड से कि टाइम सीरीज स्टेशनरी नहीं है, then you first have to make it stationary, then you will apply the Bose-Jenkins methodology. उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली मेथड हम यूज करते हैं ना टाइम सीरीज को स्टेशनरी बनाने के लिए, जो मोस्ट कॉमन मेथड हम यूज करते हैं वो है डिफरेंस मेथड। हम टाइम सीरीज में डिफरेंसिंग करते हैं, जिससे हम नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज को स्टेशनरी बना लेते हैं। वो देखें कैसे करते हैं। सपोज ये मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटी सी सीरीज ले ली है, टाइम है और इसके साथ ये YT है, क्योंकि टाइम सीरीज वेरिएबल है। आपने क्या करना है कि हर टर्म को, ये आप देख रहे हैं ना, तो डिफरेंट यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है YT माइनस यानी हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है। यानी देखिए 1981 वैल्यू से इससे पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दें, 7 माइनस 3, ओके, 7 माइनस 3 दैट इज 4। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया है इसका। सिमिलरली आप 12 माइनस 7 कर दें तो that will remain 5. 19 minus 12 कर दें, that will remain again 5. So this is the first difference series, ठीक है। So 19 minus 12 7 है एक्चुअली, इसके लिए 7 बनेगा, इसे आप करेक्ट कर लें। So इस तरह से आप फर्स्ट डिफरेंस सीरीज बनाएं। ये जो फर्स्ट डिफरेंस होगा, फिर इस फर्स्ट डिफरेंस पर हम स्टेशनैरिटी का टेस्ट करेंगे। अगर ये फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनैरिटी को पास कर लेता है तो हम ये फर्स्ट डिफरेंस सीरीज को यूज करेंगे, अदरवाइज हम सेकंड डिफरेंस भी ले सकते हैं। ओके, सेकंड डिफरेंस क्या होगा कि ये जो फर्स्ट डिफरेंस बना है इसका एक और डिफरेंस ले ले, वो सेकंड डिफरेंस बन जाएगा।
इस सीरीज का, फर्स्ट डिफरेंस सीरीज का एक और डिफरेंस ले लें, वो सेकंड डिफरेंस बन जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेशनरी बनाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर फर्स्ट डिफरेंस पर या सेकंड डिफरेंस पर सीरीज स्टेशनरी हो जाती है। हर लैंग्वेज में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिफ, जो भी सीरीज है उसका नाम यहाँ रखते हैं आप, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। अगर फर्स्ट डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1 होगा, अगर सेकंड डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू 2 होगा। इस तरह से आपके पास एक डिफरेंस सीरीज आएगी। जो डिफरेंस सीरीज आपके पास आएगी उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख देते हैं कि dyt और इसमें इसको स्टोर करवा लेते हैं, तो डिफरेंस सीरीज आपकी dyt में स्टोर हो जाएगी। फिर आप स्टेशनरिटी का टेस्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ तक मैंने आपके साथ सारी डिस्कशन की है, ये डिस्कशन प्रायर टू फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन से पहले इस जो काम हमने करना है ये वो है, यानी हमें टाइम सीरीज की स्टेशनरिटी को इवैल्यूएट करना है, और अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो उसे स्टेशनरी बनाना है और फिर उसे इवैल्यूएट करना है। एंड वंस वी आर going to have a stationary time series, then we can move forward for the Hawkes-Dickinson methodology. Otherwise, for the non-stationary time series, this methodology is not applicable.